जी, कल हम पढ़ रहे थे, कुछ रुकना पड़ा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिए। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 1/7/2024 से एक साल ख़त्म हुआ, उसको अपॉइंट किया गया से 20 अक्टूबर 2024 को, और 30/6/2025 को ईयर एंड। तो उसको ऑलमोस्ट कोई 8-10 महीने पहले अपॉइंट कर दिया जाता। कुछ होते हैं जो कि बैठे रहते हैं, 30 जून का वेट करते हैं, जैसे ईयर एंड होता है उसको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं, वो उनकी वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। समटाइम ये नॉन स्टैट्यूटरी भी होता है। उसने कुछ लोग कुछ आइटम का ऑडिट कर लेते हैं, जैसे वो 2 महीने पहले चले गए, कब? 30 अप्रैल को, हाँ, मई और जून, 30 अप्रैल को चले गए 25 को, और पिछले जो 10 महीने हैं उनका उनके पता है जितनी 10 महीने की सेल हो गई ये तो चेंज नहीं होनी। जब हम जाएंगे 30/6 के बाद इन 2 महीनों का फिर कर लेंगे, हमारा बर्डन कम हो जाए। उस टाइम पे ज़्यादा क्लाइंट करने होते हैं, तो कुछ लोग 30 अप्रैल को जाके बैठते हैं, महीना डेढ़ लगा के पिछले 10 महीने का वो चीज़ें जो चेंज नहीं होनी, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो किस डेट का होगा? 30/6 का, उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, सेल जो 10 महीने की है प्लस उसमें 2 महीने की सेल, 10 महीने की सैलरीज कर लें, 2 महीने की करनी पड़ेंगी। 10 महीने के बिजली के बिल वेरीफाई कर लें, बाद में कितने के करने पड़ेंगे? 2। इसको कहते हैं इंटरम ऑडिट, ठीक है, और ये फिर फाइनल ऑडिट के साथ ऐड हो जाता है। खैर, इसको बाद में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल तो इसका मतलब है ये कभी कभार वेले बैठे रहते हैं, कभी कभार नहीं भी होते, ठीक है। नहीं जी, ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया जो कल दरमियान में हमने छोड़ा था, आज उसको हमने वहीं से थोड़ा सा जो है कंटिन्यू किया, ताकि जो हमने कल कंसेप्ट पढ़े थे। अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर, यूजली एजीएम में। कोई एक दो और वाकयात और भी हैं, वो हम बाद में पढ़ें। तो एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया, अब वो ऑडिट करेगा। यूजुअली 30 जून 2025 के बाद 25 का ऑडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलेंगी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको उसमें चेंज करना है, ऑडिट। क्लियर हो गया? तो अब एक जो मैनेजमेंट है और दूसरे हैं शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर, ये 3 तरह के हैं। शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, और उनको क्या कहते हैं? डायरेक्टर। इनके दरमियान रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑडिटर नहीं है। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। पहले इनके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ ले, फिर हम तीनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर ले। ओके, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, पहला, मैनेजमेंट इनके एसेट की रखवाली करे। जिस तरह से किसी को आप भेड़ें दे दें और उसको चरवाहा मुकर्रर करें, ये स्टीवर्डशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टीवर्डशिप। कि भाई चीजें किसकी हैं? शेयर होल्डर की हैं, उनका ख्याल, उनको ऑपरेट किसने करना है? मैनेजमेंट। इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप। दूसरा, जो मैनेजमेंट है वो एजेंट है शेयर होल्डर की। हायर कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। फायर कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। सेल कौन कर रहा है? मशीन ऑपरेट कौन करवा रहा है? ये सारा
किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर। तो एजेंसी आपने पढ़ा होगा बी लॉ में, ये एजेंट है, इनको चाहिए मैनेजमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले करें, ना कि अपने इंटरेस्ट में। मतलब दो कैंडिडेट है, एक है मेरा कजन, मैं मैनेजमेंट हूं, और एक मेरा कुछ नहीं लगता लेकिन उसकी सलाहियतें बेहतर हैं और सैलरी भी कम मांग रहा है, तो मुझे अपने कजन को रखना चाहिए? एजेंसी का प्रिंसिपल कहता है मुझे दूसरे बंदे को रखना चाहिए जो कि किसका फायदा कर रहा है? शेयर होल्डर का फायदा कर रहा है। मैंने अपना फायदा जाती नहीं देखा। नंबर 1 स्टीवर्डशिप, और दूसरा कौन से वाला? एजेंसी। तीसरा मैनेजमेंट शुतरबे महार है या अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर है? अकाउंटेबल। तो इनका अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट है जब हम इनके दोनों के आपस में रिलेशनशिप को, नंबर 1 स्टीवर्डशिप, नंबर 2 एजेंट है, नंबर 3 अकाउंटेबल है। वो आएंगे पूछेंगे, ये वाली चीज उनको मजबूर करती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको लिखते जाएं, उनको फिगर्स में, उनको अमाउंट्स में क्या करते जाएं? कन्वर्ट करते जाएं। जब ये आए कहे क्या किया सारा दिन, तो वो उसके सामने क्या रख दे? क्या रख दे? अकाउंट्स, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हिसाब किताब। सर ये है, अब ये बताते थे कौन से वाला अकाउंटेबिलिटी का जब काम आता था, काम किया नहीं किया सारा इधर से पता चल जाएगा। एज एजेंट कैसे रहे, ठीक है, एज ए स्टीवर्डशिप उन्होंने अपना रोल कैसे किया, अकाउंटेबिलिटी। अब वो क्या दिखाते थे? बेस्ट व्यू दिखाना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो दरमियान में उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हर एजीएम पे हम एक बंदा अपॉइंट करेंगे, जब तक हमारे पास क्या आएंगे? अकाउंट्स आएंगे, वो दरमियान में एक बंदा उनको चांद पर रख लेगा। जब हमारे पास अकाउंट आएंगे तो वो बताएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। इनका आपस में रिलेशनशिप आए पढ़ते हैं। और वो कौन से वाला है? वो कौन से वाला है जनाब? रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। पहला एज द शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड कंपनीज मैनेज आर कंट्रोल बाय डायरेक्टर। है किसकी? शेयर होल्डर की। कंट्रोल कौन कर रहा है? चला कौन कर रहा है? हैरिंग फेरिंग कौन कर रहा है? किसको डिस्काउंट देना है? किसकी सेल को देखना है? किसकी परचेज को देखना है? किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है? सारा कुछ मैनेजमेंट चला रहा है, CFO CEO ये लोग चला रहे। ओके, तो फिर द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सप्लेन देयर रिलेशन। नंबर 1 स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग अदर्स पर्सन प्रॉपर्टी। किसी और की प्रॉपर्टी चलाए कोई और, तो वो रखवाला है। जिस तरह चरवाहा भेड़े चरा रहा है, ठीक है, लेकिन वो भेड़े उसकी नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? वो किसी और की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है। ओके, द डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट हैव कौन से वाला? स्टीवर्डशिप रोल, चरवाहे का रोल है उनका। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तुम मालिक नहीं हो, तुम स्टीवर्डशिप रोल है तुम्हारा। आगे चलते हैं। दूसरा एजेंसी का, द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर and the shareholder is of agency. An agent is an individual who acts on the behalf of, काम मैं कर रहा हूं लेकिन सर जी काम किसी और का है। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में एसेट को मैनेज कर रहा है, यहां पे सारे काम कर रहा है किसके बिहाफ पे? यानी ऐसे लगेगा जैसे शेयर होल्डर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो कर नहीं सकते, उनकी जगह उनका एजेंट। जैसे मैं कहीं पे मीटिंग पे ना जा सकूं, टीचिंग का टाइम हो और कोई, यूजुअली तो मैं शाम टाइम मीटिंग रखता हूं, लेकिन अगर कहीं फर्स्ट टाइम हो, किसी क्लाइंट ने जाना हो, तो मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूं। क्या वो अपनी कैपेसिटी में गया हुआ? नहीं, वो मेरे एजेंट के तौर पर गया हुआ। वो जो कर आएगा समझो मैंने किया। ओके हो गया? चले, ऑन द बिहाफ ऑफ। कल को मैं ये नहीं कह सकता यार मैंने तो तुमसे नहीं कहा थी ये वाली बात। वो कह गया भाईजान आपका एजेंट आया था, उसने कहा था। एजेंट और प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा। ओके, इन द कंपनी डायरेक्टर आर द एजेंट एंड द शेयर होल्डर आर प्रिंसिपल। डायरेक्टर acts in accordance with instruction and best interest of the shareholder। जैसा मैंने कहा वैसा करेगा, और कहीं पे अगर ऊपर नीचे बात हुई है तो मेरे इंटरेस्ट को देखे, अपने को ना देखे। अकाउंटेबिलिटी, एज एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू, उनको जवाब दें, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको अपने एसेट्स दिए हैं, उनको पावर्स दी हुई हैं,
बाहर उनको कोई भी ना पूछे, लेकिन हम जब उनको सीईओ लगा देते हैं तो पूरी कंपनी के बिहाफ पे, बाटा के बिहाफ पे बात कर रहे होते, सर्विस के बिहाफ पे बात कर रहे थे, बोरजान के बिहाफ पे पूरी कंपनी चला रहे, तो भाई उनको जवाब तो देना पड़ेगा। डायरेक्टर्स शो देयर अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर बाई प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी है लिख ले, सर क्या बना, सर ये देख ले, तो दिखाने के पाबंद है। एंड प्रेजेंटिंग देम टू द शेयर होल्डर फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। अब शेयर होल्डर ने क्या करना है, इस बिजनेस को बढ़ाना है, नए एसेट खरीदने हैं, ऑडिटर किसको अपॉइंट करना है, ठीक है, हमने हमारी अनलिस्टेड कंपनी थी, हमने इसको लिस्टिंग में जाना है, जो भी है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, यार बड़ा प्रॉफिट पड़ा है कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, यार लॉस हो रहा है फलां यूनिट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये सारे जो है बड़े बड़े फैसले फिर वो शेयर होल्डर क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के करते हैं। यहाँ तक ओके हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? फिर आपने याद कर खुद करना है, तैयार करना है, और सिर्फ याद करना है, लिखना लिखना नहीं है। ऐसा ही है, फिर लिखना है, जो लिखेंगे वो याद रहेगा। खास तौर पर इसके बाद जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको जरूर लिखेंगे। नहीं जी, अब आगे चलते हैं। एक कंपनी का प्रॉफिट है 4000 मिलियन। ऑडिटर गया, अब उसने 2 गलतियां पकड़ी। ऑडिटर 2 गलतियां पकड़ी। एक उसने गलती पकड़ी और वो है 500 मिलियन की। दूसरा ऑडिटर है, सारे में बड़ी गलती हो रही, पूरे 15 रुपए की गलती पकड़ी है। मैं अब बताएं, वो रिपोर्ट में लिखता है मेरी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। 15 रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब हंस रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका हंसना भाई। हम हर एक गलती नहीं पकड़ते, हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ते हैं। हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ते हैं। बड़ी गलती उनमें स्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड हो सकती है। ओके, हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ते हैं। फिर छोटी छोटी गलतियां क्यों नहीं पकड़ते, इसकी वजूहत हैं कुछ। एक, बंदे ने कहा मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर उसका प्रॉफिट हुआ से 800 मिलियन, और वो 800 मिलियन नहीं है बल्कि 25 रुपए कम है, क्या अब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा? अब भी करेगा, ऑलमोस्ट वही वाली बात। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट हो जाए 400 मिलियन, क्या अब करेगा? मटेरियल अमाउंट से जो इन्वेस्टर होता है उसके डिसीजन पे फर्क पड़ता है। तो अगर कोई गलती है 15 रुपए की, 20 रुपए की, तो इससे शेयर होल्डर या आने वाले शेयर होल्डर उनके डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? मटेरियल अमाउंट से। इस वजह से हम जो गलतियां पकड़ते हैं वो कोशिश करते हैं कौन से वाली हो, मटेरियल। अब हम देख रहे हैं मटेरियल फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। ये अमाउंट इमटेरियल है यार, छोड़ो इसको नहीं चेक करते। कौन से वाली चेक करते हैं? मटेरियल। वो होता है 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा मटेरियलिटी लेवल क्या होता है? 5% ऑफ प्रॉफिट। हम जाते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, उससे ऊपर वाली जितनी गलतियां हैं हम उसे कहते हैं भाई इसको ठीक करो। अगर वो ठीक कर दे तो ओके है, हम जिक्र भी नहीं करेंगे। जो तौबा कर ले खत्म बात, उसने गलती ठीक कर ली बस ओके है। अगर वो ना करे तो फिर हम रिपोर्ट में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम देखते हैं, इमटेरियल को नहीं देखते, पहली बात। दूसरी बात ये भी तो हो सकता है, क्या अब हमें अब इसका 5% लें, जल्दी से 4000 मिलियन का 5% 200 मिलियन, ऐसा ही है। अब हमें एक गलती मिली है 150 मिलियन की, क्या इसकी वजह से हम रिपोर्ट को
कह दें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन, नहीं, हम इसकी वजह से नहीं करेंगे, लेकिन इसको भूलना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक और गलती मिली हमें 100 मिलियन की तो मटेरियलिटी से बढ़ जाए। क्लियर हो गया? तो मटेरियल गलती मिले, हम उसकी वजह से रिपोर्ट चेंज कर देंगे या वो उसको ठीक करे, और अगर वो नहीं करता तो हम रिपोर्ट को चेंज कर देंगे। मटेरियल, इमटेरियल गलती को हम भूलते नहीं, एक शेड्यूल में लिख देते हैं, उसको कहते हैं कम्युलेटिव एरर शेड्यूल। कि ऐसी गलती जो जरा छोटी थी, उसकी वजह से मैंने क्या नहीं किया, मैंने रिपोर्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन मैं भूला नहीं हूं उसको। क्यों? क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी पे रिपोर्ट देनी है। मैं सेल चेक कर रहा था, मुझे 150 की गलती नजर आई, मैंने उन्हें कहा ठीक करो, उन्होंने नहीं की, मैं इसकी वजह से रिपोर्ट खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको भूलूंगा नहीं। मैं जब परचेज चेक कर रहा था तो मुझे 100 मिलियन की, अब पहले कितने की खड़ी हुई है, अब दोनों को मिलाएं तो 250, मटेरियलिटी से बढ़ गई। अब मैं कहूंगा दोनों ठीक करो, या कम से कम इसको जरूर ठीक करो ताकि तुम्हारी गलतियां मटेरियलिटी से कम हों, छोटी गलतियां, बड़ी गलतियां ना हों। यहां तक क्लियर है? चले, कम्युलेटिव एरर शेड्यूल का पता चल गया। हम बड़ी अमाउंट्स को देखते हैं, छोटी अमाउंट्स को चेक नहीं करते। एक, अब जरा सुनिएगा, दो, ये ओके है, ये कंसेप्ट क्लियर है जी? अब जरा सुनिएगा, एक रिपोर्ट में दो बातें लिखी हुई थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह मैं लिख देता हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर या 30 जून, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर होते हैं, एज ऑन होता है फॉर द ईयर। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एक कह रहा है इन ऑल रिस्पेक्ट्स और एक कह रहा है इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स। कौन से वाली बात ठीक है? मटेरियल वाली। आल की हम नहीं कह सकते, आल का मतलब है ये 15 रुपए वाली गलती भी हमने पकड़ी हुई है, आल का मतलब ये 150 वाली भी हमने ठीक करवाई हुई है। अब जरा सुने, तो हम 100% अश्योरेंस देते हैं या रीजनेबल? शाबाश, ये वाली बात करें तो हम जब ऑडिट करते हैं हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। हम पकड़ ही नहीं सकते, सारी गलतियां पकड़ ही नहीं सकते। क्या वाकई नहीं पकड़ सकते? यस, सारी गलतियां हम पकड़ ही नहीं सकते। क्यों? जो वहां पे लोग, ये वाली बात जहां तक ओके है। अगली बात करूं कि हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल एस्पेक्ट्स। क्लियर हो गया? नॉट ऑल एस्पेक्ट्स। मोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी, 15 रुपए वाली गलतियां मैंने देखी भी नहीं। वजह क्या? हम सारी गलतियां नहीं पकड़ सकते। क्यों? टीम जो होती है ऑडिटर की, वो बजाते हैं 3-4 बंदे। कितने महीने? 2-3 महीने। आगे जो बंदे बैठे हैं, उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलहदा होता है, उसका ऑडिट, इंटरनल ऑडिट उनका अपना अंदर का बंदा होता है जो गलतियां चेक करता है, इंटरनल ऑडिटर अलहदा होता है, उसका टैक्स डिपार्टमेंट अलहदा होता है। 5 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में 10 भी बंदे हैं तो कितने? 50 बंदे 12 महीने काम करें तो हम 3 बंदे कितना चेक कर सकते? पहली बात, टाइम ही नहीं है हमारे पास। और दूसरा, पहली बात समझ आ गई, हम 100% गलतियां क्यों नहीं पकड़ सकते? भाई नहीं पकड़ते। हमें पूरा साल दें, 50 बंदे दें, हम 50 बंदों का पूरे साल का काम चेक कर देते। जब हमें आप कितना टाइम देते हो? 2 महीने। और बंदे कितने? 2-3। वो कहते हैं भाई आप ज्यादा बंदे रहो, हम कहते हैं भाईजान आप अफोर्ड नहीं कर सके। जब ऑडिटर जाता है, जो सीनियर होता है वो 1 घंटे का 15 से 20 हजार रुपया चार्ज करता है, जो पार्टनर लेवल का बंदा। जो मैनेजर लेवल का बंदा होता है तकरीबन 10,000 ऊपर चार्ज करते हैं, जो किसी खाते के नहीं होते, जैसे आप लोग। नहीं, मैं ये नहीं कह नहीं, जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा देखिए ना, चल कैटेगरीज बना, नहीं मतलब ये नहीं है, मतलब वो कहते हैं अगर आप नाकाम भी हो जाए, आप यूजलेस नहीं है, यू कैन स्टिल बी यूज्ड एज ए बैड एग्जाम्पल। अच्छा होता है। चले मैं ये बता दूं,
पार्टनर होता है, उसके नीचे जो है कोई मैनेजर होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, ये वो होते हैं जो उनके पेरोल पे होते हैं। इधर नहीं, आप किसी में नहीं आते, आप अच्छा, आप इसमें से नहीं आते, आप यहाँ पे आते हैं। फिर ऐसा बंदा होता है जो 2.5-3 साल के ऑडिट कर चुका होता है, उसको कहते हैं सीनियर ट्रेनी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सुपरवाइजर के करीब होता है, लेकिन सुपरवाइजर अपने आर्टिकल कंप्लीट कर चुका होता है। फिर होता है सेमी सीनियर। ठीक है, कराची वाले इसको सेमाई सीनियर कहते हैं। सेमी सीनियर जो है वो जो सेमी सीनियर है इसको तकरीबन साल सवा साल हो चुका होता है। और फिर आता है जूनियर। ठीक है, ये जो आप शुरू में जाके जूनियर होंगे, वो ये भी एक जूनियर के भी 1 घंटे के 500 से 700 लगाते हैं। और आप कितने घंटे काम करेंगे? 1 दिन के आपके इतने पैसे चार्ज कर रही होती है फर्म, कम से कम, इससे ज्यादा भी चार्ज कर। अब बताएं, अगर वहां पे हम बैठ गए, इतने पैसे, इसका 15,000 1 घंटे का, इसका 10,000, ठीक है, इसका भी 8-9 हज़ार करते करते अगर हम वहां पे पूरा साल बैठ गए तो फर्म वो कंपनी बैठ जाएगी। इतनी ज्यादा कॉस्ट। तो नंबर 1 टाइम, नंबर 2 कॉस्ट। हम सारी गलतियां नहीं पकड़ते ना, वो कहते हैं भाईजान सारी गलतियां ना पकड़े, आपकी मेहरबानी। ये बात समझ आ गई? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। अश्योरेंस मतलब गारंटी, ऑडिट के बाद अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। कौन से वाली देता है? रीजनेबल। गारंटी नहीं देता ऑल रिस्पेक्ट की, वो देता है मटेरियल रिस्पेक्ट। 100% क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहला मसला है टाइम का। 2-3 महीने में करना, उन्होंने एजीएम करनी है, हमारी वजह से एजीएम ना रुक जाए। दूसरी वजह है कॉस्ट। तीसरी वजह, हम बिजनेस को ज्यादा जानते हैं, ये जो कंपनी वाले हैं खुद वो ज्यादा जानते। क्लियर हो गया? हमसे वो ज्यादा जानते हैं उस बिजनेस को। ठीक है, हम एक्सपर्ट हैं, बट जो एक बंदा वहां पे बिजनेस में खड़ा है तो हमारे साथ वो कोई ना कोई घुमा देते हैं, 2 नंबरी करते हैं। समटाइम हम पकड़ लेते हैं, समटाइम नहीं भी पकड़ सकते। तीसरा, वो चीजों को घुमाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कैसे? मुझे कहते हैं, एक बंदा कहता है मेरा ये 1 लाख रुपए का डेटर है। अब मैं इसको चेक करने लगा, किसी ने कहा 1 लाख रुपए का डेटर है, एसेट। मुझे शक है ये डेटर नहीं है, मुझे शक है ये डेटर नहीं है। अब मैं इसको चेक करने लगा हूं। मैं कहता हूं जब इसको सेल हुई, सेल इनवाइस ले आओ, उसे सेल इनवाइस दे दी। अच्छा, इसको माल भी गया होगा, तो मुझे गेट आउटवर्ड पास सुना हुआ, गेट वो दिखा दो। हाँ जनाब, गेट आउटवर्ड पे लिखा इतना माल उसको गया फलां बंदे को। अब भी मेरे दिल में शक है, मैंने उस बंदे को लेटर लिखा, भाईजान ये XYZ कंपनी वाले कहते हैं इन्होंने तुम्हें इतना माल दिया हुआ है जिसके पैसे अभी रहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? और उसने लेटर में लिख दिया यस वाकई ऐसा है। अब बताएं, आप यहीं तक जा सकते हैं? उसने भी कह दिया कि मैंने पैसे देने हैं, बात खत्म। हुआ गया, जैसे ही 15 जून आई, उसके टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे, सेल पूरी, मैनेजमेंट ने आना है, उन्होंने कहना सेल पूरी नहीं की। उसका एक मामा है, उसकी शॉप है कहीं पे शाह आलमी में। उसने कहा मामा बस तुझे माल भेजने लगा हूं, ये माल रख ले 1 लाख रुपए का। 6 जुलाई को जब साल खत्म हो जाए तो ये माल वापस भेज देना, अगस्त में भिजवा देना। और किसी ऑडिटर, उसका नाम है KPMG, उनकी तरफ से लेटर है कि तुमने इनके 1 लाख रुपए देने हैं, तो तू यस करके वो लेटर वापस पोस्ट कर देना, वो ऑडिटर को पहुंच जाएगा, वो मुतमिन हो जाएगा। अब इधर बताएं ऑडिटर क्या करे? कुछ भी नहीं। ऐसा है या नहीं? एक तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है? ऐसे 100 तरीकों से वास्ता पड़ता है। हम इससे आगे और क्या कर सकते हैं? हमने सेल देख ली, हमने गेट आउटवर्ड पास देख लिया, हमने उस बंदे को खत लिखा कि भाई पैसे देने, और वो बंदा कह रहे हाँ पैसे देने। अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इनका शजरा नसब तो नहीं निकलवा सकते। शजरा नसब भी निकलवा ले तो वो अपने किसी दोस्त को कहे
अब उसके दोस्तों की लिस्ट भी लादार निकलवाएं, नहीं चल सकते। हमारी इसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, हमारी एक इंटरनल लिमिटेशन है। इसमें बड़ा टाइम लगता है सारे प्रोसेस में, फिर वही आ जाती है टाइम का। तो यस, अगर वो मिल के फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड को पकड़ना औखा है। क्यों? इसको कहते हैं कल्यूजन। मिल के फ्रॉड कर रहे हैं सारे, तो भाई ऑडिटर को वो कर सकते हैं। लिहाजा अब बताएं, हम कह सकते हैं 100% गारंटी से कि ये ₹1,00,000 सही लिखा हुआ है एसेट्स में? नहीं कह सकते। क्यों? हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, भाई हमने इनवाइसेस चेक की, हमने गेट आउटवर्ड पास चेक किया, हमने इन्वेंट्री चेक की, इन्वेंट्री भी चली गई हुई थी, हमने उस बंदे को खत लिख दिया, हमें लगता है, बट 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। ये वाली बात समझ है? ओके, आगे चलते। हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? मैनेजमेंट। किस पे हमने ऑडिट करना है? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन देंगे? ये जो मैंने कहा आपको कि हम उससे कहेंगे हमें इनवाइस दो, गेट आउटवर्ड पास दो, ठीक है, और उस बंदे का एड्रेस दो, मुझे तो नहीं पता किसको सेल की हुई है। ये मैनेजमेंट ही हमें अगर गलत चीज रिकॉर्ड देती है या रिकॉर्ड देते ही नहीं, मैं क्या कर लूंगा? मैं समझ रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास ये पावर नहीं है कि रात को मैं मैनेजर अकाउंट से कहा यार रिकॉर्ड दो, वो नहीं दे रहा, वो जब चला गया रात को मैंने ताला तोड़ा उसके ऑफिस का और मैंने सारा रिकॉर्ड निकाल लिया, पर्चा हो जाएगा आप पे, ठीक है। मेरे पास SHO वाली पावर नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार रिकॉर्ड दो। अगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिख सकता हूं कि मैंने इनसे रिकॉर्ड मांगा था, इन्होंने मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया, मैं ऑडिट खाक करता। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं है। मैं SHO या DSP नहीं हूं कि मैं जनाब जाके चपेड़े उसको लगाऊं, रिकॉर्ड नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर वो 3-4 बैठे हो तो उल्टा आपको पड़ जाती है रिकॉर्ड लेने गया तो मुंह सूजा हुआ वापस लेके आया। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। ओके, हो गया। अब बताएं, ऑडिटर कौन सी एश्योरेंस देता है? एब्सोल्यूट रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, एक और लेवल भी होता है, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। ये तो समझ आ गए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% एश्योरेंस है, ये तो हम दे नहीं सकते। हम फिर कौन सी वाली देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन मटेरियल एस्पेक्ट्स। और ये 100% नहीं होती, यूं समझ लें ये 85% ऐसे कह रहा हूं। एक और ये दोनों एश्योरेंस समझ आ गए। तो हम 3 तरह की एश्योरेंस देते हैं। एक जो 3 तरह की एश्योरेंस होती है, एक एब्सोल्यूट, एक रीजनेबल, इसको पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। और ये कितने तक होती है कि बंदे मुतमिन हो जाते हैं, यार उसने इनवाइसेस भी देखी, उसने गेट आउटवर्ड पास भी देखा, उसने उस बंदे को खत भी लिखा, तो किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि ये डेटर से कितने पैसे लेने। इसमें फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड को पकड़ना औखा है, मिस स्टेटमेंट को पकड़ना आसान होता है, लेकिन फ्रॉड कल्यूजन है। हम 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? कॉस्ट है, टाइम है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, जो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं वो हमें वो नहीं देते, रिकॉर्ड नहीं देते। सम टाइम ये बताएं, जिन्होंने रिकॉर्ड देना है उनके डेली के काम होते हैं। यस, वो डेली के काम के, क्या वो ऑडिट करवाने के लिए बैठा है? मैनेजर अकाउंट्स के लिए बैठा हो। जो मैनेजर टैक्स है वो हम जब भी रिकॉर्ड लेने जाते हैं वो कहता है यार काम करने दो, ठीक है, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, शाम को आना, ठीक है। तो शाम को थोड़ा सा रिकॉर्ड देगा, फिर अगले दिन तो ऐसा चलते जाता है काम। बाज़ दफ़ा रिकॉर्ड भी नहीं देते, बाज़ दफ़ा इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, बाज़ दफ़ा ये कि हमारे पास पावर नहीं होती, बाज़ दफ़ा टाइम का मसला होता है, बाज़ दफ़ा कॉस्ट का मसला होता है, तो हम 100% एश्योरेंस नहीं देते। हम कौन से वाली? पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। एक और तीसरा एश्योरेंस का लेवल भी होता है, हम उधर चलते हैं, और वो होती है नेगेटिव एश्योरेंस। इसको कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट, उसको कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट। अब वो क्या होती है, दोनों में फर्क समझिएगा। ये लिस्टेड कंपनी के लिए होती है। लिस्टेड कंपनी के 6 महीने का रिव्यू होता है। क्या होता है? रिव्यू। रिव्यू क्या है जरा बताएं? पिछले साल, अब जरा रिव्यू में देखें, रिव्यू में कैसे देखते हैं, इसमें समझ आ गया। मैंने डेटर को चेक करना है ऑडिट में, तो क्या करूंगा? इनवाइस देखूंगा प्रॉपर, इसमें गेट आउटवर्ड पास देखूंगा, उसको खत लिखूंगा, और फिर मैं कहूंगा ये ₹1,00,000 ओके है। इसको कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट, पॉजिटिव फर्म
और फिर कौन से वाली, रीजनेबल अश्योरेंस। अब यूं समझ लीजिए 85, 100% तो हम दे ही नहीं सकते। अब आते हैं किसकी तरफ, रिव्यू की तरफ। तीसरा, 3 तरह के, नंबर 1, नंबर 2 एब्सोल्यूट तो हम देते नहीं, क्यों नहीं देते हमें पता है। और अब कौन से वाला, रिव्यू या नेगेटिव। अब जरा सुने, इसको किस तरह से देखते हैं। हमने देखी 2023 वाली, उसमें 100 मिलियन की सेल थी। 2024 वाली देखी तो उसमें 110। क्लियर हो गया। अब 2025 में कितनी होनी चाहिए, 120 समझ ले, 121 समझ ले, 10% बढ़ रही है। क्लियर हो गया। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ, हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, क्योंकि ये रीजनेबल हमें, सॉरी रीजनेबल तो वर्ड ना यूज करें, वाज़े तौर पर हमें लग रहा है, अगर हम इसके एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बेहतर लग रहा है। जरा और देखें, अब बताएं, अब इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो हम ऐसे देखते हैं, रिव्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं, और जब ये 100 हो, 110 हो, और ये अगली दफा क्या हो, 122 हो, यानी करीब करीब हो। पहले भी 10% का इंक्रीज, अब भी सेल में कितने का, तकरीबन 10% का इंक्रीज। तो हम कहते हैं हमें कोई खास गलती नजर, इसको क्या कहते हैं, रिव्यू करना। लेकिन अगर हमें कोई आ जाए, भाई इसमें 110 और इसमें तकरीबन 200% का चेंज, या 100% डबल हो गया, भाई नहीं नहीं नहीं, ये इसमें गलती है, फिर इसको क्या करते हैं, इसका फिर ऑडिट करते हैं, इसके डिटेल लेते। इसी तरह से अगर सेल बढ़ गई है तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए ना, सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेल बढ़ रही है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस नीचे जा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे फिर। लेकिन अगर सेल बढ़ गई है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, हम कहते हैं ओके, ये कौन से वाली है, तो डिटेल से चेक करना, ऑडिट इंगेज में, और ऐसे एक नजर सरसरी एनालिसिस करना, ये क्या है। अब दोनों में फर्क देखिएगा। इसमें हम कहते हैं वी ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी बिलीव, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर वे। अब इसको जरा सुनिएगा, इसमें क्या कहते हैं, वी रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नथिंग हैज कम टू आवर इंटेंशन that causes us to believe that financial statement do not give true and fair view. Nothing, हमें तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आई जिससे हम कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। अब ये हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसमें कौन से वाली, पॉजिटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट किए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों, हम उसकी हर चीज को देख चुके हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। और इसमें कौन से वाली, इसमें हम कौन सी बात कर रहे हैं, नेगेटिव। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे हम कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। कह इधर भी पॉजिटिव रहे हैं, यानी हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई गलती वाली। तो क्या कहना चाहता है, हमें हर बात ठीक नजर आई है, लेकिन स्टाइल क्या होगा, नेगेटिव। क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, क्योंकि हमने ऑडिट नहीं किया बल्कि क्या किया, रिव्यू किया। रिव्यू कैसे करते हैं, समझ आ गई। ऐसे ट्रेंड एनालिसिस देखते जाते हैं, अच्छा 10% पहले 10%, अच्छा सेल बढ़ गई, अच्छा मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, ठीक ही तो है। अच्छा सेल बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेल का सैलरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। लेकिन सेल बढ़ेगी तो बिजली के एक्सपेंसेस वो बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, ऐसे इसको कहते हैं रिव्यू। इसमें हम नेगेटिव, इसमें 100% एब्सोल्यूट, ये हम अश्योरेंस दे ही नहीं सकते। ऐ जी पढ़ते हैं, जी जी, हाफ ईयरली होती है, हाफ ईयरली। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है कि एक दफा रिव्यू भी करवाएं, ताकि साल के अंदर अंदर कोई गड़बड़ है तो पहले शेयर होल्डर को पता चल जाए। लें जी, अश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। दरमियान में मैं एक जो है अश्योरेंस, हाँ ठीक है, ओके। लेवल ऑफ अश्योरेंस, जल्दी से, देयर आर, नंबर 1 लिमिटेड, और उसी को क्या कह रहे हैं, मॉडरेट, और उसी को क्या कह रहे हैं, ये रिव्यू एंगेजमेंट की बात कर रहा हूं। रिव्यू, उसके कुछ नाम और पता चले, कौन से वाले, नंबर 2 रीजनेबल, हाई लेवल, और कौन से वाले, क्लियर है। अच्छा वो लिमिटेड है तो ये रीजनेबल, वो मॉडरेट है तो ये, वो नेगेटिव है तो ओके, ये ऑडिट होगा। ले जी, फिर कौन से वाली,
एब्सोल्यूट, पहले तो सबसे पहले एब्सोल्यूट को पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन जो है सर्टिफिकेशन और गारंटीड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस्टेक, ये गारंटी। व्हाई ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट भी कहते हैं, ऑडिटर के अंदर छुपी हुई लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। आए पहले पहला, ठीक है, पहले को छोड़ दें, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। दूसरे पे, दूसरा है नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जो हमने इनवाइस को देखा, जो हमने इंक्वायरी की, जो हमने जो है गेट पास को देखा था, और जो हमने वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी थी, ये एक्सटर्नल लेटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी थी, ले जी, वो है ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ऑडिटर डज नॉट हैव, ऐसा है ना, मेरे पास एसएचओ की पावर तो नहीं कि मैं जनाब उनको डंडे मार मार के तो सही बात उगलवाऊं। फ्रॉड इन्वॉल्विंग जो है कलूजन एंड कम्प्लेक्स टेक्निक, ठीक है, आर इन्वॉल्विंग कौन से वाली, सीनियर मैन आर हार्डर टू डिटेक्ट। मैं उस फ्रॉड का क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। मैं तो भेजा, लेटर भी भेजा था, वो आपस में मिले हुए थे, तो मैं क्या करता उधर, मेरी लिमिटेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। टाइम एंड ये क्या बला है, देयरफॉर ऑडिटर प्लान इन सच ए वे दैट जो है दैट ही डायरेक्ट्स रिस्की एरियाज एंड, ठीक है, यूजेस सैम्पलिंग करता है। सारे का सारा करूंगा तो कई महीने लग जाएंगे। सैम्पलिंग पड़ा हुआ बस, ठीक है, तो सैम्पलिंग ली, उससे जो रिजल्ट है उसको पूरी पॉपुलेशन पे, अजीब बात तो नहीं कर रहा, पॉपुलेशन पे क्या कर दिया, ठीक है, तो सैम्पलिंग बेसिस पे हम करते हैं जी, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कौन से वाले, देयर आर ऑलवेज सम इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट्स सिस्टम, हमसे ज्यादा जानता है और वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन है, ओके, आगे चलते हैं। कंपनी स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल टू आंसर द, हम कहते हैं किधर है वो, मीटिंग के लिए गया, किधर है वो, बीमार है, छुट्टियों पे, किधर है यार, काम कर रहे हैं, ठीक है, सैलरीज देनी है लोगों को, अब सैलरीज रोक ले, पहले तुझे इन्फॉर्मेशन दे, तो यूजुअली अक्सर वो मौजूद भी नहीं होते। फिर आगे चलते हैं। मैनी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट, ठीक है, विच में बी, मैनेजमेंट गलत हो सकती है। जरा सुनिए, अब इससे ऊपर वाला प्रोसीजर भी लिंक करता हूं। मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन 15% होनी चाहिए, वो कहते नहीं सर 10%। अब बताएं कौन ठीक है? डेप्रिसिएशन किस पे होती है? यूजफुल लाइफ पे। वो कहते सर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे पता है ये एसेट किधर चलना है, मैं फलां जगह पे ऑडिट कर रहा हूं। सर वो अपनी मशीनरी बाहर रखते हैं, उन पे धूप लगती है, बारिश होती है, हमारी मशीनरी तो बड़ी कंट्रोल इन्वायरमेंट में पड़ी हुई। अब आप फाल्टी हो गए, लेकिन हो सकता है आप ठीक हूं, लेकिन इधर आप मैनेजमेंट को लें जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी होनी चाहिए? आप कहते नहीं 10% हो, उसने 5% ली हुई है, वो कहते सर मुझे पता है पैसे कहां से आने हैं, कितने आने हैं, आप कैसे बता सकते हैं? हो गई लिमिटेशन। हो सकता है आप ठीक हूं, लेकिन आप उसको कैसे निगेट करें? ये बात समझ आई। इसी तरह से इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट कितने % होती है, रिवैल्यूएशन, ये सारे जजमेंट वाले हैं। अब कैसे 100% ठीक है? हो सकता है आप ठीक हो सकता है वो ठीक हो, अच्छा हो सकता है हालात खराब हो। जैसे आपने मैंने एक किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पेस्टिसाइड कंपनी थी, BAYER, उसकी एक वो थी, एक बहुत बड़ा नाम है उसमें, तो उसको हमने किया, हमने ऑडिट किया, हमने कहा ओके है, उन्हीं दिनों सैलाब आ गया। अब जब सैलाब आ गया तो सारे किसान, सारी फसलें खड़ी डूब गई। अब बताएं उनसे पैसे आएंगे? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं 10% का आया था, ठीक है, वो कितने %? 50% हुई। अब बताएं अगर मैं कहता मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं, कैसे? जजमेंट के बेस पे करता है, कभी हम गलत होते हैं, कभी वो गलत होते, हम कभी कभार वो हम ठीक भी होते हैं, लेकिन हम उसको झुटला नहीं पाते। वो ऐसी बातें करता है, सर ये होता है, आपको क्या पता? सर मैं इधर बताएं, ये जो फलां इलाके वाला किसान है ये पैसे देता है टाइम पे, ये जो फलां इलाके वाले बड़े चोर हैं ये पैसे टाइम पे नहीं देते। अब हम उस इलाके में फिर रहे हैं, लोगों को ढूंढते भी चोर हो या नहीं, ये ऐसे हो नहीं सकता। तो सम टाइम हमारी क्या है, हमारी जजमेंट भी फाल्टी हो सकती है। अब बताएं जो अकाउंट्स बनते हैं जजमेंट की बेस पे बनते हैं या नहीं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल टेस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, जो बात बनी ही जजमेंट पे है
वो जो अकाउंट्स बने ही किस पे हैं, जजमेंट पे। मैं उसे कैसे कर सकता हूं कि ये ठीक है या गलत है। तो आखिरी पॉइंट कौन से वाला, ऑडिटर की जजमेंट है जो कि गलत हो सकती है। और पहला पॉइंट आ जाए जरा, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एस्टिमेट्स होते हैं, उसमें जजमेंट होती हैं और अनसर्टेनिटीज होती हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। लिखें अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ, लिखें कौन से एस्टिमेट हैं अकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हो गया बेटा। ले जी, हम 100% हमने कानून को हाथ लगाया, आइंदा हम 100% अश्योरेंस नहीं देंगे। और आइंदा से फिर किसी ने दी भी नहीं। वजह क्या बनी, इनहेरेंट लिमिटेशन। वजह क्या बनी, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन। या इसको ये भी है, वाई ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते, उसकी कुछ वजूहत थी, हम याद कर लेते। अब कितनी अश्योरेंस बच गई, दो तरह की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक हाई एक लो। पहले हम पॉजिटिव वाली पढ़ते हैं, दूसरे वाली आ जाए जी। रीजनेबल अश्योरेंस आल्सो कॉल्ड कौन से वाला, हाई लेवल अश्योरेंस। इट्स हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, समझ गए। हाई लेवल है, 85% है बट 100% नहीं है, ठीक है। लेवल ऑफ अश्योरेंस एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। पॉजिटिव बात करते हैं, जैसे इन आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कौन से वाला, एज एट कौन से वाला, एबीसी कंपनी और 31 दिसंबर की। फिर कौन से वाली, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये क्या बला है, एक फाइनेंशियल पोजीशन है, एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ओके हो गया। फिर कौन से वाला, फॉर इस कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। भाई IFRS के को देखा जाए, पता नहीं ये क्राइटेरिया है, हाँ को देखा जाए तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी ओपिनियन में क्या कर रही हैं, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर हो गया। चले अब ऊपर इसी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन आवर ऑडिट या रिव्यू, रिव्यू, नथिंग हैज कम टू, ये कौन से वाली एश्योरेंस दे रहा है, नेगेटिव। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं कही हम कहें कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये बात किससे शुरू कर रहा है, नेगेटिव से, वो पॉजिटिव, ये कौन से वाली, नेगेटिव। ओके हो गया। अब द फाइनेंशियल पोजीशन आ गई ये वो विद IFRS। क्लियर हो गया। चले अब नीचे जाके इसकी लाइन पढ़ते हैं। दिस लेवल ऑफ अश्योरेंस इज यूजुअली गिवन इन एन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्यों कह रहा है, हम गए हैं जुलाई में, ईयर एंड के बाद, तो ये फ्यूचर है या पास्ट की बात है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे पास जो आगे जो फिगर्स पड़ी हुई हैं, जो अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, वो पास्ट से। तो यूजुअली ये ऑडिट होता है, ऑडिट होता है या रिव्यू होता है, ऑडिट। ऑडिट का मतलब जी, रीजन ऑफ एश्योरेंस मींस द ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई द गारंटी और गारंटी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम ऑल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल हम कह सकते हैं। There may still be undeducted misstatement even after the audit due to inherent limitation। हमने पढ़ ली, क्यों नहीं पॉजिटिव फॉर्म करते, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है जी। ठीक हो गया। अब ऊपर चलते हैं, ये पढ़ लिया हमने सारा, इसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। ले जी अब इसको बाकी जो बच गया, लिमिटेड अश्योरेंस, ये रीजनेबल अश्योरेंस, ये कौन से वाला, मॉडरेट लेवल, ये कौन से वाला, हाई लेवल, ये नेगेटिव, और ये कौन से वाला, पॉजिटिव। लेकिन जी पढ़ते हैं, इट्स मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस एक्सप्रेस कौन से वाली फॉर्म में, नेगेटिव। नथिंग हैज कम टू आवर इंटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। क्लियर हो गया। चले अब इसकी आखिरी लाइन पढ़ते हैं। दिस लेवल ऑफ अश्योरेंस इज यूजुअली गिवन इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल रिव्यू, नीचे लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन रिव्यू ऑफ। ठीक है, तो ऑडिट वो जो स्टैट्यूटरी होता है वहां पे जाते हैं, और ये रिव्यू कौन से वाला, या तो 6 महीने का होता है या बाज दफा कैश फ्लो फोरकास्ट का। ठीक है, वो पता नहीं, मैंने कहा बैंक होते हैं, वो कहते हैं अगले 5 साल का बजटेड फोरकास्ट,
तो उसके पे भी रिव्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि फोरकास्ट है ना, फ्यूचर की बात, तो उस पे भी रिव्यू देते हैं। तो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट का होता है, हिस्टोरिकल के रिव्यू की कोई एग्जांपल दे? लिस्टेड कंपनी के 6 महीने का रिव्यू, ठीक है, ऑडिट साल का होता है ये रिव्यू। चलें जी, हमारा ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो? ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 घर जाके लिखेंगे। आता है, नहीं आता, सही है, गलत है, ये 3 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। जी 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 जी, ऑडिट उसी का होता है, हिस्टोरिकल। जो रिव्यू होता है वो हिस्टोरिकल का होता है, बट यूजुअली 6 महीने का होता है। या फिर जो बजटेड होते हैं अगले 4-5 साल का, उनका भी रिव्यू होता है, ऑडिट नहीं होता। इन उन पे ऑडिट रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, वो तो अभी हुआ ही नहीं। हम कहें इनवाइस, वो कहें फ्यूचर में होगी। हम कहें गेट पास, वो कहते हैं फ्यूचर में होगा। तो फिर उसका तो हो ही नहीं सकता। जी आगे चलते। अश्योरेंस इंगेजमेंट, अश्योरेंस है हमने किसी को यकीन दिलाया। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, रीजनेबल देते हैं। और कभी कभार क्लाइंट कहे तो रिव्यू भी कर देते हैं, लेकिन उसमें हम कौन से वाला? नेगेटिव फॉर्म। ये बात यहां तक क्लियर होंगी। ले जी, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके 5 एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट। अगर वो 5 एलिमेंट हैं तो वो ऑडिट है, अश्योरेंस इंगेजमेंट है, वरना नहीं। नंबर 1, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, एक वो बंदा जिसने हमें कहा है कि ऑडिट करके दो यानी शेयर होल्डर, और एक वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, मैनेजमेंट, जिसने ऑडिट करवाना है, जिसके काम का हमने ऑडिट करना है। तो नंबर 1, 3 पार्टी रिलेशनशिप होगा। ये पहली बात समझ आ गई? पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पढ़ेंगे। पहली वाली बात समझ आ गई। अगर 3 पार्टी रिलेशनशिप है तो ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, वरना नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैनेजमेंट वाले आए, उन्होंने कहा यार हमें ना अकाउंट्स बना दो। कौन है? CFO मैनेजमेंट। यार अकाउंट्स तो बना दो हमें। मैंने उसको अकाउंट बना दी। अब ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि कितनी पार्टीज हैं? 2 पार्टी, मैनेजमेंट और प्रैक्टिशनर। शेयर होल्डर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हो गया? चले, 3 पार्टी। दूसरा, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसका हम ऑडिट करें, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। बताएं किसका ऑडिट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मैटर। ओके, हो गया? किसी हद तक हमें समझ आती है, पढ़ लेंगे। तीसरे नंबर पे कोई ना कोई क्राइटेरिया दे, या हमें IFRS क्राइटेरिया होगा या US गैप होगा। और किसी ने कहा हमने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो क्राइटेरिया हमारा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई ना कोई क्राइटेरिया हमें दोगे, ऑडिट करेंगे, वरना हम ऑडिट, जिसमें क्राइटेरिया ही ना हो वो फिर ऑडिट नहीं। तीनों बातें समझ आ गई? नंबर 1, 3 पार्टी रिलेशनशिप। नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर हो, किस पे ऑडिट करना है। नंबर 3, वो क्राइटेरिया। मैंने बताया कोई सच या झूठ नहीं होता। कोई भी बंदा आपको कोई बात कर रहे और आपको सही नहीं लग रही, भाई हो सकता है वो किसी और इलाके से हो, यहां उस बात को ठीक समझा जाता है। कोई बात आपको कह रहा है, आप कहते नहीं इमरान खान ठीक है, फलां कहते नवाज शरीफ, भाई उसके क्राइटेरिया से नवाज शरीफ ठीक, इसके क्राइटेरिया से। लेकिन दुनिया में क्राइटेरिया ही चल रहा है, कोई गलत या सही नहीं होता। इसीलिए दूसरे की बात अगर माने नहीं, उसको गलत ना कहे। वो ठीक है अपनी जगह पे, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको सेक्ट का देखा, वो कहते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, वो कहते नहीं सिर्फ अल्लाह की जात, कोई कहते हैं अहले बैत। हर एक का क्राइटेरिया है, उसको बचपन से वही बताया गया, सारे ठीक हैं। तो अब इस बात पे बंदे ना मारना शुरू कर दें। जैसे वो कालाम पता नहीं कहाँ पे हुआ है, वो पूरे किधर पाड़ा चना, सारे इस पे भाई बंदे मारना, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। एक बच्चा जो अहले तशय्युई के घर में पैदा हुआ, उसका क्राइटेरिया ऑन होगा, जो अहले सुन्नत के घर, इस बात पे बंदे मारना शुरू कर दें। इसी बात में मारे और क्या कर रहे हैं? ये देखिए मेच्योरिटी है। जब बजाय आप अगला बंदा कोई बात करे और आप गुस्सा होने के, अगले बंदे की सिचुएशन को समझे। ये जो कह रहा है कोई ना कोई वजह तो होगी, और वो उस पर डटा हुआ कि मैं ठीक कह रहा हूं। यस, वो ठीक कह सकता है, और हर बंदा अपने लिहाज से ठीक होता है। क्राइटेरिया, हमें क्राइटेरिया देगा, हम लिखेंगे IFRS प्रोविजन देखनी है, फलां देखनी है, हमें जब वो क्राइटेरिया देगा क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस,
यूएस गैप देगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देगा, तो हम कहेंगे नहीं प्रोविजन गलत है, प्रोविजन होनी नहीं चाहिए, प्रोविजन नहीं मानते, फलां टैक्स जिस पे टैक्स नहीं कटा हुआ होगा अकाउंटेंट मांगेगा, जो टैक्स वाला नहीं मानेगा, जो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं होगी, देखिए अकाउंटेंट मानेगा, टैक्स वाला उसको नहीं मानेगा। क्राइटेरिया, हमें क्राइटेरिया देती, आगे चलती है। फिर एविडेंस, जब मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो मेरे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? मैंने इनवॉइस चेक किया, मेरे पास एविडेंस है। अभी कैसे कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर? मैंने गेट पास चेक किए, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। उनकी फोटोकॉपी है आपके पास? हाँ मेरे पास है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? यार ये देखो मेरे पास उस बंदे का लेटर है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सेल ठीक है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ डेटर ठीक है। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? तो मेरे पास, जब मैं कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मेरे पास एविडेंस होती है। और जब मैं कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर भी मेरे पास क्या होती है? एविडेंस। इसीलिए ऑडिटर जो भी काम करता है वो उसको लिखता है। उसको क्या करता है? लिखता है। एनीथिंग विच इज नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट हैपन। कॉर्पोरेट लॉ में है, किसी को गाली भी दो, ईमेल करो उसको ताकि आपके पास क्या हो। यकीन करें, बड़े बड़े बंदे ऐसी बात, मुझे मैनेजर ने कहा ये बात ऐसे कर दो, मैंने कर दी, वो गलत होगी, बैकफायर कर गई। मुझे पार्टनर ने पूछा किसने कहा था, मैं कि मैनेजर ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अब मैं क्या कहूं? कसमें वसमें नहीं चलती, रखो कुरान पे हाथ तुमने, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो भी काम करो उसकी कोई ना कोई एविडेंस। तो मैं जब कहूंगा मैंने इनवॉइस देखी, मैं उस इनवॉइस की कॉपी अपने, उसको कहते हैं वर्किंग पेपर, बड़ी बड़ी फाइलें बना लेते हैं, उसमें लगाऊंगा। कल मुझे कहेगा तू कह रहा था सेल मैंने चेक की थी, जी मैंने कही थी, मेरे पास ये एविडेंस है। क्या चेक किया था? ये देखो मैंने इनवॉइस चेक की थी, मैंने गेट आउटवर्ड पास चेक किया था। इस तरह परचेज में बताएं क्या क्या चेक करेंगे? बताएं। परचेज इनवॉइस चेक, गेट इनवर्ड, और क्रेडिटर को लेटर लिखेंगे, भैया इन्होंने तो जैसे इतने पैसे देने हैं। बात समझ गए? तो मैंने कहा था ये जजमेंटल पेपर है, मैं एक साइड बताऊंगा तो दूसरी साइड आपने खुद समझनी है। क्लियर हो गया? नहीं जी, आखिरी बात, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। मैंने अगर कोई रिपोर्ट नहीं देनी जिस पे लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, ठीक, इन आवर ओपिनियन, ठीक है, फलां सारी बात पढ़ ली ना, वो अश्योरेंस रिपोर्ट दूंगा। अगर ये 5 बातें हैं तो अश्योरेंस एंगेजमेंट, इफ एनी ऑफ द अबव एलिमेंट इज मिसिंग, engagement will be called non assurance। assurance engagement नहीं हो सकती। assurance engagement में 5 बातें जल्दी से रिवाइज करते हैं, अभी हमने पढ़ी है डिटेल से। पहले हमें 3 पार्टी रिलेशनशिप क्लियर हो। अगर इनमें से एक बात भी मिसिंग हो जाए ना, जैसे वो कहता है यार मेरे पास CFO आया, उसने कहा यार हमारा, मुझे लगता है कि जो हमारी कैश है ना उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई है, आप ऑडिट करें। हो गए, अभी मैं कराची गया था कुछ अर्सा पहले, यही एम्बेजलमेंट हुई थी, उसी को देखने के लिए गया। तो क्या ऑडिट किया मैंने, ठीक है, मैंने एक एक चीज़ देखी, फिर मैंने उसको रिपोर्ट भी दी, और जो है ये सारा काम करने के बाद, लेकिन इसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। मुझे CFO ने कहा या के काम कर दो, मैंने कर दिया, लेकिन ये अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर हो गया? वो कहते हैं जनाब हमें कैश फ्लो नहीं बन रही, हमें कैश फ्लो बना दे, मैंने बना दी, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। चले यहाँ चलते हैं, अब अश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। लें जी, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट, एन एंगेजमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर, अब ये कौन बला है? ऑडिटर, ऑब्टेन एविडेंस, वो सारे वर्किंग पेपर, सारी एविडेंस इकट्ठी कर लेगा अबाउट द इवैल्यूएशन, तहकीक, चेक किया, इवैल्यूएट किया, देखा, किसको? सब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ही मैंने ऑडिट किया था, उन्हीं को तो मैंने देखा था, अगेंस्ट IFRS। ओके हो गया? एंड एक्सप्रेस हिज रिपोर्ट कंक्लूजन। आखिरी बात, टू इनहांस, किस वजह से उन्होंने कराया? टू इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उनका एतबार बढ़े। किनका? फिर अब वो मीटिंग में करे हैं, मेरे KPMG ने ऑडिट किया, बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, PwC ने ऑडिट किया, बहुत अच्छे ऑडिटर हैं। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने पड़ी है ये झूठ का पलंदा नहीं है, अब ये अच्छी हैं, ये बेहतर है, ठीक है। और लेकिन ये
इंटेंडेड यूजर है, शेयर होल्डर है या रिस्पॉन्सिबल पार्टी है? शेयर होल्डर है। क्लियर हो गया? हालांकि बंदे तो दो हैं, मैनेजमेंट भी देख रही है, लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं? शेयर होल्डर के लिए, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट। तो अब प्रैक्टिशनर कौन है? इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। चलिए यहां पढ़ते हैं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप जल्दी से पढ़े। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, इंटेंडेड यूजर, द पार्टी हु रिक्वायर सब्जेक्ट मैटर एंड अश्योरेंस रिपोर्ट। हमें एक तो हमें ऑडिट अकाउंट चाहिए और दूसरा आपकी रिपोर्ट चाहिए उसके। इसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। समटाइम बैंकर भी होते हैं, बैंक भी कहते हैं ऑडिट करवा ले। ओके। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द पार्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वो बंदे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम तो एक नुक्ता भी नहीं लगाते, ये बताया है ना। कोई भी गलती आती है तो किसको कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी को कहते हैं। भाई इसको ठीक करो, वो ठीक कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर हमने। लेकिन होना चाहिए मटेरियल मैटर। ये मटेरियल की वजह से 15 रुपए की वजह से रिपोर्ट ना खराब कर देना। डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर, द प्रोफेशनल हु वेरीफाइज द सब्जेक्ट मैटर, जो ऑडिटेड अकाउंट्स को देखता है एंड प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन इट। कौन से वाला? ऑडिटर इन एन ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर इज द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब ये टेक्निकल लफ्ज तो नहीं लग रहे ना, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ओके। एंड इज वेरीफाइड बाय द प्रैक्टिशनर। जैसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, सम टाइम, ठीक है। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं उसका, यूजुअली होता नहीं है, ज्यादातर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया। हम गए हैं जुलाई में और कब तक का ऑडिट कर रहे हैं? 30 जून तक का, इस वजह से हिस्टोरिकल। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स फ्रेमवर्क, ठीक है। या फिर कौन से वाला? बेसिस। IFRS होते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट हो सकता है, US गैप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विच इज यूज्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू प्रिपेयर द। ज़ाहिर मैनेजमेंट जब बना रही थी IFRS के मुताबिक ही बना रही थी ना। हम भी चेक कर रहे हैं तो किसके मुताबिक कर रहे हैं? तो असल में तो मैनेजमेंट ने बनाना है, मैनेजमेंट ने सारे काम कर रहे हैं। ले जी, फॉर एग्जांपल जो है सब्जेक्ट मैटर को बनाते हुए इस क्राइटेरिया को सामने देखा और अब प्रैक्टिशनर भी उसी क्राइटेरिया को यूज कर रहा है टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, पता चल गया हमें। एविडेंस, एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द प्रैक्टिशनर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। अगर इनवाइस नहीं थी, अगर उधर से लेटर आया, उसने कहा कौन से पैसे, तो अब मेरा कंक्लूजन क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। मेरे कंक्लूजन पे क्या वजह बन रही है? ये एविडेंस। शाबाश। एंड विच हैज जो है ऑन विच जो है हिज रिपोर्ट इज बेस्ड। एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट के साथ लिखें क्वांटिटी, आगे पूरा एक टॉपिक है। सफिशिएंट के साथ लिखें क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट से लिखें क्वालिटी। उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी। एक ओके हो गया। सेल है 4 करोड़ की, तो मुझे कम से कम 1-1.5 करोड़ को तो वेरीफाई करना चाहिए, ऐसा है। ये है क्वांटिटी। अच्छा, अब जरा सुनिए। एक मुझे मिली है रिपोर्ट CFO से, एक मिली है मुझे बाहर एक इनका वकील है उससे। कौन से वाली बात ज्यादा रिलायबल है? CFO वाली। अंदर वाला बंदा है वो सही बोलेगा। वकील वाली, एक्सटर्नल बंदा, थर्ड पार्टी कोई बात कह दे। क्लियर हो गया? एक वकील, बाहर वाला बंदा, वो उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? CFO को झूठ बोलने की जरूरत है, जिसपे प्रेशर भी है, जिसपे इंसेंटिव भी है। ये है क्वालिटी। बाहर वाली रिपोर्ट। अच्छा, एक मुझे उसने बताया वर्बल, एक उसने मुझे लिख के बताया। लिखी हुई रिपोर्ट ज्यादा रिलायबल है। क्लियर है? तो सफिशिएंट भी हो, अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट क्वालिटी। जबानी बात पे यकीन ना करें, लिख के करें। इंटरनल बात पे यकीन ना करें, किस पे करें? एक्सटर्नल बात पे। क्लियर हो गया? चलें आखिरी बात पढ़ते हैं और हम इसको कंक्लूड करते हैं। रिटर्न, इट इज अ रिपोर्ट रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक, जैसे आइजा कहते हैं हम वैसी रिपोर्ट दे देते हैं। विच इंक्लूड्स द कंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिशनर। या कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर टू। प्रैक्टिशनर कौन है? और इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर को। चलें कल ये से स्टार्ट। थैंक यू।